उत्तराखंड का उत्तरकाशी आज एक त्रासदी का गवाह बना। त्रासदी जिसने धराली गांव को शिकार बनाया। पहाड़ों से उतरता हुआ पानी और चीख पुकार से दहलता हुआ शुरुआती मंजर दिखा जिसने डराया। फिर आई खबर जिसमें भारतीय सेना के कैंप को हुए नुकसान की खबरें आईं। हेलीपैड नष्ट होने के साथ 100 से ज़्यादा लोगों के लापता होने की खबर आई। सेना के 10 जवान और एक जेसीओ भी लापता बताए जा रहे हैं। जानेंगे इस आपदा की एक एक डिटेल और इसके बाद बात करेंगे एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल की। क्यों कुछ लोग इसे उपलब्धि मान रहे हैं और क्यों कुछ इसे इंजन का दुश्मन बताते हैं। सरकार किन दावों को झुठला रही है, एक्सपर्ट से समझेंगे एथेनॉल का पूरा विज्ञान। और आखिर में ये सवाल कि बलात्कार और हत्या के एक दोषी को पैरोल मिलना इतना आसान कैसे हो गया है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो और मैं हूं कुलदीप। Brought to you by Sensodyne K, Mrs. Bectors and Bajaj Freedom. SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूथ का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। उत्तराखंड में खीर गंगा नदी के पास बसा एक खूबसूरत गांव है धराली। गंगोत्री जाने वाले सैलानियों के बीच एक मशहूर नाम। लेकिन मंगलवार की सुबह के बाद से यहाँ का नज़ारा पूरी तरह बदल गया है। बादल फटने से खीर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया और देखते ही देखते चंद सेकंड्स में सैलाब धराली में घुस गया। विजुअल्स में बर्बाद होती हुई इमारतें नज़र आ रही हैं। पहाड़ से पानी का सैलाब आ रहा है, साथ में ला रहा है पत्थर, मिट्टी और पेड़। ऊंचाई से लोग सीटियां बजा करके आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। मदद की गुहार लगाई जा रही है। जब सब थमा तो मालूम हुआ कि हर्षिल में सेना का कैंप भी इस आपदा का शिकार हुआ है। यहाँ सेना की 14 राजपुताना राइफल यूनिट तैनात थी, जिसके 10 जवान और एक जेसीओ लापता बताए जा रहे हैं। हेलीपैड के तबाह होने की खबर भी आई। धराली का कई गांवों से संपर्क टूट गया है। बिजली पानी की सप्लाई ठप है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने शुरुआती जानकारी दी तो 4 लोगों की मौत की पुष्टि की थी। बाद में 100 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर आई है। 80 लोगों को बचा भी लिया गया। जिस राजरिफ यूनिट के 10 जवान लापता हैं, वही यूनिट बचाव में जुटी हुई नजर आई। हालत को और मुश्किल बना रही है एक और आपदा। उत्तरकाशी से 18 किलोमीटर दूर नेतला में भी एक लैंडस्लाइड हुआ, जिस कारण धराली तक पहुंचना और मुश्किल हो गया है। 1:30 बजे ये फ्लड आया और इसने धराली में तबाह मचा दिया। बिल्कुल एकदम साफ हो गया है। वहाँ 60-70 लॉस है, वो भी फिनिश हो गए हैं और आदमियों का भी कोई पता नहीं चल रहा। संपर्क किसी से नहीं हो पा रहा है। ये 5 अगस्त बहुत ही गलत है। 1978 में इसी 5 अगस्त को कन्नौड़िया नामक स्थान पर बाढ़ आई थी। आज धराली में जो ये मंजर दिखाई दे रहा है, ये बहुत कठिन है, बहुत अविश्वसनीय, कल्पनीय है, अकथनीय है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वास्तव में कितना ये नुकसान हुआ अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही। लेकिन लॉज हुए, होटल हुए, मार्केट हुआ, गांव हुआ, सारा तबाह हो चुका है। इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से बात कर मैंने हालात की जानकारी ली है। लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की। मदद के लिए हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री धामी का बयान भी आया है। वो बोले हैं कि अधिकारी बचाव कार्य में जुटे हैं, स्थिति की निगरानी की जा रही है। क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है, लेकिन डीएम और एसपी मौके पर पहुंच रहे हैं। नेताला के पास कुछ रोड खराब हो गया था। मौसम बड़ी चुनौती है, इस समय भी वहां पर बारिश हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सभी प्रकार की अभी यहाँ समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहाँ पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है। बिजली विभाग और ऊर्जा हमारा उत्तराखंड जल विद्युत निगम दोनों मिलकर जो वहाँ पर अभी बिजली को रिस्टोर करना भी हमारी प्राथमिकता है। आज रात तक वो हो जाएगा। इसके साथ साथ टावर भी वहाँ पर जो इससे प्रभावित हुआ है, जिसके कारण से कनेक्टिविटी की, फोन इत्यादि की जो इंटरनेट सुविधाएं वहां पर बाधित हुई हैं, उसको भी हम लोग तत्काल कर रहे हैं। और सेना के साथ बचाव एजेंसियों की टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं। राहत कार्य जारी है। प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में ले जाया जा रहा है। वहीं मौसम विभाग ने 10 अगस्त तक उत्तराखंड, खासतौर से पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं न्यूज़ रूम। जी, उत्तरकाशी का जो धराली है वहाँ पर तो बादल फटने की घटना आई। इसके अलावा यहाँ पर स्क्रीन पर इस समय दिख रहा है हर्षिल वैली भी इससे प्रभावित हुई। जैसा कि आपने बताया ही, वहाँ पर सेना का कैंप है वो भी प्रभावित हुआ है। इसके अलावा सुखी टॉप वो भी चपेट में आया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान बताया जा रहा है वो सिर्फ यहीं पर धराली विलेज में हुआ है। जब धराली विलेज में ऊपर से जिस फोर्स से आया तो इंडिया टुडे की ओशन टीम ने उसका एनालिसिस किया और ये अनुमान लगाया गया कि करीब 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो मलबा नीचे की ओर आया, जिसमें और जब नीचे की ओर वो जो मलबा आ रहा था वो लेफ्ट साइड में उसने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और 200 से ज़्यादा लोग वहाँ पर होने का ऐसा अनुमान है। और जो अभी खबरें आ रही हैं, जो उत्तरकाशी के ज़िलाधिकारी यानी डीएम ने जो पुष्टि की है वो 5 मौतों की पुष्टि की है अपने बयान में, और साथ ही साथ 50-60 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और प्रत्यक्षदर्शी भी इन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं। फिलहाल रेस्क्यू वहाँ पर चल रहा है और मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सभी लोग नज़र बनाए हुए हैं। जो भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और इंडियन आर्मी जो रेस्क्यू में जुटी हुई है उस पर सबकी नज़र बनी हुई है। इस मामले में जो भी अपडेट्स आएंगे वो आप तक पहुंचाएंगे। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर। मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका कोकोनट कुकीज, आज चाय के साथ क्रेमिका कोकोनट हो जाए। स्कूल में केमिस्ट्री की वो क्लास आपको याद होगी, वही जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने सारा बचपन जला दिया। उसी दौर में एक चैप्टर जीवन में आकर के चला गया था एल्कोहल का। एक किस्म का एल्कोहल होता है एथेनॉल। ये पेट्रोल की तरह ज़मीन से तो नहीं निकलता, बल्कि इसे गन्ने और मक्के से बनाया जाता है। गन्ने या ख़राब मक्के को सड़ाया जाता है, फर्मेंट किया जाता है, उसी से मिलता है एथेनॉल, जिसे पेट्रोल में कई वर्षों से मिलाया जाता रहा है। इसकी कई वजह हैं, उन पर आएंगे, पर पहले समझिए कि बवाल विवाद क्यों मचा है। सोशल मीडिया से शुरू हुई ये चर्चा अब अखबार के पन्नों और सरकारी दफ्तरों तक पहुंच गई है। सरकार चाहती है कि पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा और बढ़ाई जाए। ये कोई नई बात नहीं है। साल 2003 में भारत सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम शुरू किया गया था। तब प्लान था कि 100 लीटर पेट्रोल में 5 लीटर एथेनॉल मिलेगा, यानी 5% एथेनॉल। इसे कहते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग, और ऐसे पेट्रोल को कहते हैं एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। 5% का ये टारगेट कामयाब हुआ तो फिर सरकार ने 2 नए गोल सेट किए। 2022 तक 10% एथेनॉल वाला पेट्रोल और 2030 तक 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल हर पेट्रोल पंप पर मिलेगा। देश के सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी कई बार मंचों से इसकी बात की, इसकी वकालत की। भारत ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 2025 में ही पूरा कर लिया, अपने समय से, टारगेट से पहले। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने बताया था कि 2014 में देश में 38 करोड़ लीटर एथेनॉल बनता था और अब 661 करोड़ लीटर बन रहा है। आंकड़े बढ़ रहे हैं, मंत्री खुश हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? हाल में हुआ ये कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्रालय ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया से इंजनों में बदलाव की रिसर्च करने को कहा, ताकि एथेनॉल ब्लेंडिंग को 27% तक बढ़ाया जा सके। यहाँ से विशेषज्ञों के बीच एक डिबेट छिड़ी और सोशल मीडिया पर ये दावे उभरने लगे कि भारत अभी 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए ही तैयार नहीं है। भारत में बड़ी संख्या में पुराने वाहन मौजूद हैं जिनके इंजनों की उम्र एथेनॉल की वजह से कम हो सकती है, ऐसी आशंकाएं जाहिर की गईं। तो अब दोनों तरफ के तर्क समझते हैं। पहले एथेनॉल ब्लेंडिंग के विरोध की दलीलें। एथेनॉल से होने वाले नुकसान पर साल 2024 में साइंस डायरेक्ट नाम की साइंस जर्नल में एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ है, एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल और टेक्नो कमर्शियल ओवरव्यू। इसके मुताबिक एथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले कम एनर्जी होती है, माने पेट्रोल के जलने पर ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है, जिससे इंजन का पिकअप और उसका माइलेज बेहतर होता है। लोकल सर्कल्स नाम की एक संस्था है, इसने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के विषय पर एक सर्वे किया। इसके मुताबिक 2/3 लोग सरकार की 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के खिलाफ थे। क्यों? उनका मानना है कि इससे उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है। इसमें से 20% लोगों का कहना था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से गाड़ियों का माइलेज 15 से 20% तक कम हो गया है। एक समस्या और है,
2023 के पहले बने ज़्यादातर वाहनों के इंजन सिर्फ 10% ब्लेंडिंग के लिए ही बने हैं। तो सवाल पूछे जा रहे हैं कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग से इन इंजन्स में क्या तकनीकी समस्या आ सकती है? क्या इन चिंताओं में दम है? हमने एक्सपर्ट से पूछा। अब स्पेशली जब आप पुरानी गाड़ियों की बात करेंगे तो 100% इस पे नुकसान है। पहला नुकसान है बिकॉज एथेनॉल एक बड़ा दूसरे किस्म का फ्यूल है। द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल कंबस्शन के लिए, जो इंजन में आग जलती है उसको जलाने के लिए ज्यादा इथेनॉल लगेगा। अब ज्यादा इथेनॉल जब लगेगा तो नेचुरली गाड़ी का माइलेज कम आएगा, तो माइलेज में आपको डिफरेंस मिलेगा। और गवर्नमेंट भी ये बोल रही है कि अगर E20 रेडी गाड़ी है तो जो E20 फ्यूल जब उसमें डलेगा एज कंपेयर टू नॉर्मल फ्यूल, उसमें आपको 1 to 3% का डिफरेंस मिलेगा। बट यही जब आप थोड़ी पुरानी गाड़ियों में जाओगे अप टू 6% आपका माइलेज में ड्रॉप आएगा। बट जो बात समझने वाली है वो है कि ये सब स्टैंडर्ड टेस्टिंग के दौरान लिए गए फिगर्स हैं। मतलब क्या हुआ कि जब आप नॉर्मल गाड़ी चलाएंगे रोड पे तो ये बढ़ेगा फॉर श्योर। एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल और एथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बड़ी जल्दी मॉइस्चर पकड़ता है। इंजन के अंदर जब मॉइस्चर जाता है तो कोरोजन का डर रहता है। अब क्या ये एक दिन में होगा? नहीं, ये होगा 1 साल 2 साल 3 साल के जब आप गाड़ी चलाते रहेंगे 20,000 25,000 किलोमीटर के बाद आप देखोगे कि गाड़ी में ड्रॉप इन परफॉर्मेंस हो रहा है। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आप होस पाइप चेंज कर लो, रबर पार्ट्स पे इफेक्ट पड़ेगा, गैस्केट पे इफेक्ट पड़ेगा, तो आप इन दोनों पार्ट्स को चेंज करा लो। अब नई गाड़ियों में ये पार्ट्स जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स पार्ट्स होते हैं। जब गैस्केट आप चेंज करना जाओगे तो गाड़ी का हेड खोलना पड़ता है। जो कम्यूटर है उसको नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब ये चेंजेस आएंगे आपको एक बिल पकड़ाया जाएगा, ये वारंटी में कवर नहीं है। इथेनॉल को जब आप बनाते हैं तो जैसे किसी भी प्रकार का चीज आप जब बनाते हो उसका प्रोज एंड कॉन्स होता है। सिमिलरली एथेनॉल बनाने के लिए पानी का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। नाउ इफ यू आपको अगर वो पानी कंजर्व करना है तो इथेनॉल इज नॉट द राइट ब्लेंड। एथेनॉल इज गुड क्योंकि ये एक प्लांट बेस्ड फ्यूल है। लेट्स पुट इट दैट, प्लांट बेस्ड फ्यूल है, लेकिन उसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा चीजें लगती हैं। उसका पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, उसका भी कॉस्ट है। तो वो कॉस्ट कौन बेयर करेगा? वो कॉस्ट भी तो जनता ही बेयर करेगी जब एथेनॉल बेस्ड फ्यूल आएगा। अब एथेनॉल ब्लेंडिंग के पक्ष में आने वाली दलीलों पर आते हैं। पहला तो ये कि एथेनॉल ब्लेंडिंग भारत में होने वाला कोई अनूठा प्रयोग नहीं है। अमेरिका, यूरोप, ब्राज़ील, कनाडा समेत कई देश एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अमेरिका में करीब 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है। ब्राज़ील जैसा देश तो 1970 के दशक से 20 से 25% वाला एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इस्तेमाल करता हुआ आया है। एथेनॉल ब्लेंडिंग का चलन बढ़ने की कई वजह हैं। सबसे पहले तो कच्चे तेल का बाजार बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। हमने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच देखा कि कैसे कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे थे। कच्चा तेल महंगा होगा तो फिर स्वाभाविक है कि उससे बनने वाले पेट्रोल के दाम पर भी असर पड़ेगा, वो भी महंगा होगा और अंत में पूरी अर्थव्यवस्था पर ही इसका असर पड़ेगा। पेट्रोल में एथेनॉल मिलने से कच्चे तेल की खपत कम हो जाती है, जिससे कुछ हद तक कच्चे तेल के बाजार में मचे हड़कंप का असर उपभोक्ताओं तक कम पहुंचता है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी विरोध में आई चिंताओं को खारिज किया है। क्या कहा है? एक पोस्ट में उन्होंने सबसे पहले तो सरकार ने सोशल मीडिया में फैल रही बातों को खारिज किया, जैसे कि इंजन खराब होने की बात पर मंत्रालय कहता है कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम IIP और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन R&D इन्होंने टेस्टिंग की है और पुराने वाहनों के इंजन में 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के इस्तेमाल से कोई नुकसान नहीं हुआ। साथ ही E20 यानी 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में सुरक्षा मानकों का पूरा ख्याल रखा गया है और 20,000 से 30,000 किलोमीटर के लंबे इस्तेमाल के बाद सिर्फ कुछ छोटे मोटे रबड़ के पुर्जों को बदलने की ज़रूरत पाई गई है, जो काफ़ी सस्ता खर्च है। 4 अगस्त को X पर मंत्रालय ने एक पोस्ट किया कि भारत ने 2014-15 से अभी तक 1,40,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बचाए हैं, क्योंकि
एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से भारत के कच्चे तेल का आयात अनुमान से कम बढ़ा, जबकि भारत के किसानों को 1,20,000 करोड़ का फायदा भी हुआ। ये फायदा कैसे हुआ? जैसे कि हमने शुरू में आपको बताया था कि एथेनॉल बनता है गन्ने और मक्के से, जितनी उसकी खपत बढ़ेगी उतना किसानों को फायदा होगा। आर्थिक मोर्चे के अलावा एथेनॉल के इस्तेमाल से प्रदूषण में भी कमी आती है। वो कैसे? जैसे कि आप जानते हैं कि पेट्रोल के जलने से कई जहरीली गैसेस निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। नतीजा AQI भी खराब होता है। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में ऐसी गैसेस की मात्रा कुछ कम हो जाती है। AQI को खराब करने वाले पॉल्यूटेंट्स भी कुछ कम हो जाते हैं। अभी तक भारत को एथेनॉल के इस्तेमाल से और क्या क्या फायदा हुआ है और इस पूरी बहस का तकनीकी आकलन क्या कहता है, हमने एक्सपर्ट से पूछा। एक ग्रीनर फ्यूल है तो जो टेलपाइप एमिशन है उस पर कंट्रोल बेटर रहता है। द सेकेंड एडवांटेज जो है वो है कि जो बनाने में जो इसका द काइंड ऑफ पोल्यूशन होता है नॉर्मल फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस कम हो जाता है। तीसरा है कि इजीली अवेलेबल है। जैसे पंप पे नॉर्मल फ्यूल मिलता है वैसे आपको ये भी मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक कार जैसा प्रॉब्लम नहीं है कि नए से इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो इथेनॉल का और एक फायदा है इकोनॉमिक बेनिफिट जिसको बोलते हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है कि 1,40 लाख करोड़ रुपए इज द अमाउंट जो हम फ्यूल डिपेंडेंसी पे खर्च करते हैं। उसके जगह पे अगर आप इथेनॉल को यूज करोगे तो 1.20 लाख करोड़ रुपए विल बी चैनल्ड टू द फार्मर, मतलब जो उसको उगा रहा है उसको मिलेगा। सो वो पैसा इंस्टेड ऑफ गोइंग देश के बाहर, देश में ही रहेगा। देश की जो फार्मर्स है उनको बेनिफिट करेगा। सो दिस इज अनदर बिग बेनिफिट फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल। सोशल मीडिया पर कई वाहन मालिक इस बारे में लिख रहे हैं। कुछ यूजर्स ये भी लिख रहे हैं कि सरकार को एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। अगर प्रोग्राम चलाना है तो चलाएं, पर जो लोग प्योर पेट्रोल लेना चाहते हैं उन्हें पेट्रोल पंप पर ऐसी सुविधा भी मिलनी चाहिए। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। अब बारी है सुर्खियों की। दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का 79 साल की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे समय से किडनी की समस्याओं से जूझ रहे थे। हालत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एडमिट कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्यपाल मलिक के निधन पर दुख जताया। 79 बरस के सत्यपाल मलिक का जन्म उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के हिसावदा गांव में हुआ था। मेरठ यूनिवर्सिटी से साइंस में उन्होंने ग्रेजुएशन और LLB की डिग्री हासिल की। उन्होंने राजनीति का ककेरा भी वहीं से सीखा। शुरुआत 1968-69 में मेरठ यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष चुने जाने से हुई, लेकिन राजनीति की असली पाठशाला उनकी शुरू हुई जब उन्होंने चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा। 28 साल की उम्र में वो विधायक बने। चौधरी चरण सिंह की ही पार्टी से वो 1980 में पहली बार राज्यसभा पहुंचे, लेकिन 4 साल बाद ही उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। पार्टी ने उन्हें 1986 में राज्यसभा भेजा। हालांकि बोफोर्स घोटाले का खुलासा होने के बाद उन्होंने साल भर बाद ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और VP सिंह के साथ जुड़ गए। 1989 में वो जनता दल की ओर से लड़े और अलीगढ़ से लोकसभा सांसद चुने गए। फास्ट फॉरवर्ड साल 2004 सत्यपाल मलिक भाजपा में शामिल हो गए। बागपत से टिकट मिला, लेकिन चौधरी चरण सिंह के बेटे अजित सिंह के खिलाफ वो चुनाव हार गए। 2005-06 में उन्हें उत्तर प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष, 2009 में भाजपा के किसान मोर्चा का राष्ट्रीय प्रभारी बनाया गया। 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने उसके 3 साल बाद सत्यपाल मलिक को बिहार का राज्यपाल बना करके भेजा गया। तारीख थी 30 सितंबर 2017। उन्होंने बिहार के बाद जम्मू कश्मीर और फिर गोवा और मेघालय के राज्यपाल का भी पदभार संभाला। हालांकि जम्मू कश्मीर से गोवा भेजे जाने के बाद सत्यपाल मलिक के रुख में बदलाव देखा गया।
समय के साथ वो सरकार समर्थक से प्रधानमंत्री के कटु आलोचक में तब्दील हो गए। इंटरव्यूज में वो अक्सर विस्फोटक दावे करते, बड़े बड़े आरोप लगाते। 2019 के पुलवामा हमले में सुरक्षा चूक के आरोप लगाते हुए उन्होंने कई बयान दिए, जिनसे समय समय पर काफ़ी विवाद खड़े हुए। उनका एक विवाद किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से भी जुड़ा था। कथित करप्शन के आरोप में उनके 30 ठिकानों पर छापेमारी भी हुई। जिस समय सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, उस दिन उनके अस्पताल में भर्ती होने के ही तस्वीरें आईं, जो खबरों में रही थीं। अगली सुर्खी जुड़ी है डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से। वो एक बार फिर 40 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर आ गया है। वो 2 साध्वियों से रेप और हत्या के मामले में 20 साल की सज़ा काट रहा है। इसी सज़ा के बीच उसे फिर से पैरोल मिल गई है। 5 अगस्त को हरियाणा की सुनारिया जेल से वो बाहर आया। सुबह करीब 6:30 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच सिरसा के लिए रवाना हुआ। नजर आया उसका लग्जरी गाड़ियों का काफिला, जिसमें 2 बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर, 2 फॉर्च्यूनर और 2 अन्य गाड़ियां दिखीं। 25 अगस्त 2017 को सजा सुनाए जाने के बाद से ये 14वीं बार है जब राम रहीम को जेल से अस्थायी रिहाई मिली है। ये रिहाई उसके जन्मदिन यानी 15 अगस्त से पहले मिली है। खबरों की माने तो वो अपना जन्मदिन सिरसा के अपने डेरे में मनाएगा। अक्टूबर 2020 से अब तक राम रहीम को लगातार पैरोल और फरलो मिलती रही है, जिससे वो साल के कई दिन जेल से बाहर ही बिताता है। हालिया पैरोल को जोड़ लें तो राम रहीम 8 साल की सज़ा के दौरान कुल 326 दिन यानी करीब साल भर तो पैरोल और फरलो पर जेल से बाहर ही रहा है। 2 साध्वियों के यौन शोषण केस में 25 अगस्त 2017 को राम रहीम को 20 साल की कैद हुई थी। उसके बाद 17 जनवरी 2019 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में भी उसे उम्र कैद की सज़ा मिली। इसके अलावा अक्टूबर 2021 में सीबीआई कोर्ट ने भी डेरा मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के मामले में उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। हालांकि इस केस में सज़ा मिलने के 3 साल बाद राम रहीम को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के सांसदों की आज यानी 5 अगस्त को एक बैठक हुई। बैठक संसद भवन के ऑडिटोरियम में हुई और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रधानमंत्री को एनडीए सांसदों ने सम्मानित किया। बैठक में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा। बोले कि विपक्ष रोज संसद में हंगामा करके, नारे लगाकर और सदन के बीच में आकर खुद को देश के सामने बेनकाब कर रहा है। ये बैठक मॉनसून सत्र के दौरान हो रही थी, जो बार बार बाधित हो रहा है। बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 2 दिन बाद यानी 7 अगस्त से शुरू हो रही है। इस बैठक से और क्या कुछ सामने आया जानते हैं साथी पत्रकारों से। देखिए, आज जो एनडीए की संसदीय दल की बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि विपक्ष ने अपने पैर पर खुद जो है वो पत्थर मारा है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पर जब वो चर्चा की उन्होंने मांग की तो उनको यह समझना चाहिए था कि यूपीए के कार्यकाल में किस तरीके से जो है आतंकवाद था, लेकिन पिछले 11 साल में जो एनडीए की सरकार रही है उस कार्यकाल में जो है आतंकवाद पर एक बड़ी लगाम लगाने की कोशिश जो की गई है और आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई जो है वो सरकार ने लड़ी है और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद जो है वो के खिलाफ हमारी फील्ड है, हम उस पर खेलते हैं और सेना ने जिस तरीके का पराक्रम दिखाया है उस पर बधाई के लिए एक प्रस्ताव पास हुआ। ऑपरेशन महादेव में जिस तरीके से जिन आतंकियों ने पहलगाम में आतंकी घटना की उनके खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया गया और सेना को बधाई दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात और कही कि लालकृष्ण आडवाणी अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल में जो है गृह मंत्री रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जो है अब उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है और आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी है, देखते जाइए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने गलवान को लेकर टिप्पणी की थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको फटकार लगाई है, ये बताता है कि किस तरीके से जो है विपक्ष और राहुल गांधी अपने पैर पर खुद ही पत्थर मारते हैं। हमारे को जरूरत नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गीदड़ भभकियों के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय का जवाब आया है। जवाब में सरकार ने अमेरिका और यूरोपीय संघ की आलोचना की है। इसमें रूस से तेल आयात को लेकर के भारत पर लगाए गए आरोपों को अनुचित और अव्यावहारिक बताया गया है। बयान की खास बातें क्या रहीं वो भी जान लेते हैं।
MEA ने कहा कि भारत का तेल आयात राष्ट्रीय हितों और ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित है। यूक्रेन संकट के बाद पारंपरिक सप्लायर्स ने यूरोप की ओर रुख किया, जिसके कारण भारत को रूस से सस्ता तेल खरीदना पड़ा। मंत्रालय ने बताया कि अमेरिका ने ही 2022 में भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर रह सके। MEA ने EU और अमेरिका पर पलटवार करते हुए कहा कि वे खुद रूस के साथ व्यापार करते हैं। आंकड़े भी गिनाए, मसलन 2024 में EU का रूस के साथ 67.5 अरब यूरो का व्यापार हुआ। साथ ही 2023 में सेवा क्षेत्र में व्यापार 17.2 अरब यूरो के होने की आसार हैं। ये भारत के रूस के साथ उस साल या उसके बाद के कुल व्यापार से काफ़ी ज़्यादा है। भारत के लिए ये आयात देश की ज़रूरत है, जबकि पश्चिमी देशों का व्यापार ऐसी बाध्यता से मुक्त है। भारत ने जोर दिया कि वो 140 करोड़ लोगों के लिए सस्ती और स्थिर ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएगा। सरकार का ये बयान ट्रंप के उस बयान के जवाब में था जिसमें उन्होंने भारत पर रूसी तेल खरीदने और उसे भारी मुनाफे के लिए बेचने का आरोप लगाया था। इस मसले पर विस्तार से जानने के लिए आप हमारा आज का खर्चा पानी और दुनियादारी शो देख सकते हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।